अगेंस्ट गुडविल। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी दिमाग घूमे उसका तो वो लॉजिकल टेस्टिंग पे चला जाए, तो ये पता होना चाहिए। अब इसी कहानी को आगे लेके चलो, इसी कहानी को आगे लेके चलो। रिपोर्टिंग डेट पे अगर ये लेट से मैं कह रहा हूं कि 20 मिलियन था, यहां पे हम बना भी लेते हैं ना सिनेरियो। हमने कहा कि एक्विजिशन डेट के ऊपर अजम्पशन है कि हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी कोई 20 मिलियन की रिकॉर्ड कर ली है, तो 20 मिलियन हमने माइनस किया होगा, ये आ गया 20 मिलियन हमने माइनस किया होगा। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब हम आ गए कौन सी डेट पे? रिपोर्टिंग डेट पे। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्योंकि सर हम कंसोल के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, कंसोल के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ये खाली मैं वो रिवाइव करवा रहा हूं कि जो जो चीज़ें आप सीख चुके हैं। चलें, अब मैंने कहा केस 1, इसके दोनों इम्पैक्ट पूछूंगा। नहीं, एक मिनट सवाल कर पहले। सब्सिडरी रिकॉर्डेड 12 मिलियन बाय रिपोर्टिंग डेट। तो ये वो सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसमें बच्चे ब्लेंडर करते हैं, तो वो हम सही कर लेते हैं यहाँ पे ना। आ जाओ जी। सब्सिडरी ने 12 मिलियन अपनी रिपोर्टिंग डेट पे आते 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 तो रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप बताएं कि इस केस में मैं रिपोर्टिंग डेट पे क्या करूं, तो उससे बैलेंस शीट इंपैक्ट क्या होगा और पीएनएल इंपैक्ट क्या होगा? रिपोर्टिंग पे आप कह रहे हैं कि कितने मिलियन? 8 मिलियन। व्हाई नॉट 20? 12 तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, एंड यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गोइंग टू पे 20। यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट यू आर स्टिल गोइंग टू पे 20, तो आपने मजीद कितना डाल दिया? 8। ये बात समझ आती है? ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन है सॉर्ट ऑफ, हमारे कि गलती ना हो आगे। फिर मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने यहां पे ये काम कर लिया, सेपरेट बुक्स ऑफ सब्सिडरी में क्या हुआ हुआ होगा? सोच के बताओ, बिल्कुल सही बताया तुमने पहला। सेपरेट बुक्स ऑफ सब्सिडरी में क्या हुआ हुआ होगा? यहां पे एक बच्चे ने जवाब दे दिया, हाँ जी, आप बताओ। वेरी गुड, 12 मिलियन का एक्सपेंस बुक हुआ हुआ होगा। तो हमने कहा कि भाई आपका एक्सपेंस हुआ हुआ होगा डेबिट कितने से? 12 से, और प्रोविजन हुआ हुआ होगा क्रेडिट कितने से? 12 से। ये तो हो गई सेपरेट बुक्स की कहानी, ऐसा ही है ना? यहां पे लिख देते हैं ऊपर, ये कौन सी बुक्स है भाई? सेपरेट बुक्स। ये हो गया। मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो हो चुका है, पर ग्रुप के हिसाब से क्या ये 12 मिलियन का एक्सपेंस था? ये गुडविल के लिए लायबिलिटी थी, गुडविल के अगेंस्ट थी, तो एक्सपेंस तो होना ही नहीं चाहिए ना। क्योंकि आप इसको यूं सोचें कि एक लायबिलिटी में ग्रुप में रिकॉर्ड कर चुका था, वो दूसरी बार रिकॉर्ड हो गई, तो आपको पता है जब आप यहां से यहां तक का डिफरेंस लेंगे ना, तो ये 12 मिलियन पोस्ट एक्विजिशन में एम्बेड हो जाएगा एज इनकम। पता है इससे होगा क्या? वो एक्सपेंस और ये इनकम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। है तो नेट एसेट्स ना, सब्सिडरी ने बुक किया हुआ, तो सब्सिडरी का एक्सपेंस इस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, तो इंपैक्ट क्या हो जाएगा? 0। वापस बता देते हैं, देखो हमने कहा ग्रुप कह रहा है कि भाई 20 मिलियन मुझे पे करना है, मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करके बैठा हूं, सब्सिडरी ने उसका एक्सपेंस बुक कर लिया। हम कह रहे हैं सब्सिडरी भाईजान ये तो एक्सपेंस के अगेंस्ट पे लायबिलिटी है ही नहीं, तो गुडविल के अगेंस्ट थी, जो कि मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके बैठा हुआ हूं। तो हमने क्या किया, जब उसने एक्सपेंस बुक किया हुआ तो आप सबने मुझे बताया सर रिपोर्टिंग पे 8 रख दें, क्योंकि मजीद मुझे 8 रिकॉर्ड करना है ना, क्योंकि 12 तो वो कर चुका है, बट 12 वो एक्सपेंस के अगेंस्ट में कर चुका है। तो रिपोर्टिंग पे 8 रखने की लॉजिक ये है कि मजीद में 8 करूंगा, पर रिपोर्टिंग पे 8 रखने से होगा क्या? -8 -20 +12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +12 की पता है एंट्री क्या बनेगी ग्रुप में? बाय डिफॉल्ट बन जाएगी प्रोविजन डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो वो जो 20 पहले रिकॉर्ड हुआ था ना, उसमें से 12 क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो 8 और सब्सिडी का 12 हो जाएगा इक्वल टू 20। बात क्लियर है? तो अगर तुम यही कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रहे होते, तुम लोग मुझे बताओगे, अगर तुम सब यही कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रहे होते, तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में क्या 12 मिलियन का एक्सपेंस बुक हुआ हुआ होगा? सेपरेट बुक्स में हुआ हुआ होगा ना? उसको रहने देना या रिवर्स करना है?
ये रिवर्स करोगे। तो बैलेंस शीट भी सीख लिया, पीएनएल भी सीख लिया। एडजस्टमेंट ये होगी कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तुम्हारा 12 मिलियन का एक्सपेंस आ रहा होगा तो माइनस कर दोगे ना, माइनस कर दोगे, यानी ऑलरेडी एक्सपेंस होगा तुम उसको रिड्यूस करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। यहां तक की क्लैरिटी है, पक्की बात है। ये कौन सा इंपैक्ट हो गया, पीएनएल इंपैक्ट। ये कौन सा इंपैक्ट हो गया, पीएनएल इंपैक्ट। यहां तक की बात की क्लैरिटी है। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ सर, बैलेंस शीट बता दें काइंडली। भाई बैलेंस शीट में तो सिर्फ ये 8 मिलियन आ जाएगा ना, विल बी एडेड इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में 12 मिलियन का प्रोविजन होगा ऑलरेडी। 8 मिलियन और डालोगे कितना हो जाएगा, 20 मिलियन। क्लैरिटी है। तो बैलेंस शीट भी बता दिया। अच्छा पीएनएल का वापस बता दूं, ये तो रिवीजन सेशन है माशाल्लाह। ये तो सुनो सुनो फोकस के साथ भाई। पीएनएल का इंपैक्ट मैं फिर से ये बताता हूं कि सब्सिडरी ने सेपरेट बुक्स के अंदर 12 मिलियन का एक्सपेंस बुक किया भाई, ये आप लोगों ने मुझे बोला, ऐसा ही है ना। पर क्या ग्रुप के हिसाब से ये एक्सपेंस है या गुडविल के अगेंस्ट लायबिलिटी है, तो दैट हैज टू बी रिवर्स्ड। तो हमने क्या किया, जो हमने 20 पुराना बुक किया हुआ था उसमें से 12 रिवर्स करके इनकम बुक कर ली। क्लियर है। तो मेरे पीएनएल के अंदर जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर या अदर एक्सपेंसेस के अंदर 12 मिलियन का नेगेटिव एक्सपेंस आ रहा होगा, वहां पे ये रिवर्स कर दूंगा और वो क्या हो जाएगा, जीरो, ग्रुप के हिसाब से। पर हमारी लायबिलिटी स्टिल बैलेंस शीट में 20 पे रही होगी, क्योंकि 12 उसने की हुई है, 8 हम करेंगे, किस पे आ जाएंगे, 20 के ऊपर। पहले बताओ यहां तक की बात, तो कहानी क्लियर है। अल्लाह तो जल्दी बताओ क्लियर है, फोकस के साथ भाई जल्दी। एक कंटिंजेंट रिवाइज करवाया भाई। आगे हमने कहा एक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी की बुक्स के अंदर, एक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी की बुक्स के ऊपर आपने देखा है कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज हुआ है, कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज हुआ है सब्सिडरी की बुक्स के ऊपर। कंटिंजेंट एसेट एक्विजिशन डेट के ऊपर डिस्क्लोज हुआ है, सही है, ये बात समझ आती है। आपको पता लगा कि भाई वो कंटिंजेंट एसेट आपको सर्टेन ए के मिल जाएगा, सर्टेन ए के मिल जाएगा, सर्टेन है, आपका लॉयर कह रहा है कि दिस इज सर्टेन फॉर यू मिल जाएगा, तो अब क्या करेंगे, अब एसेट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि IAS 37 का प्रिंसिपल लग जाएगा। पर अगेन सिर्फ वो डिस्क्लोज और कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर इग्नोर करेंगे। यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है, ओके। फिर हमने कहा कि आपके कुछ ऐसे इंटेंजिबल्स होते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई। सब्सिडरी ने क्या किया, सुनना, सब्सिडरी ने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया इंटरनली, तो उसका ना रिसर्च का क्राइटेरिया पूरा हुआ था ना डेवलपमेंट का, यानी वो 5 कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, तो वो कमर्शियली वायबल, सब्सिडरी ने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। क्या गलत किया, पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, पर जिस दिन एक्वायर किया उस दिन कंडीशन पूरी हो गई थी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, सब्सिडरी ने एग्जाम्पल ले लो कि 40 मिलियन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बुक किया हुआ था एक्सपेंस के तौर पे, उसकी फेयर वैल्यू है 60 मिलियन। मैं एक्विजिशन डेट पे क्या कुछ रिकॉर्ड करूंगा, 60 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन, 40 रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, 40 एक्सपेंस आउट किया हुआ, तो आप पूरा 60 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपके लिए तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट है, आपके लिए तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट है, तो सामने वाला आपसे इसके पैसे अलग से ले रहा है। अगर आप इसको पार्क नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द गुडविल। तो ऐसा लग रहा होगा कि आपने ज्यादा पैसे किसके दिए, गुडविल के, जबकि उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के पैसे थे, तो वो अलग से ऐड हो जाएंगे। यहां तक क्लैरिटी है किसकी, एड एक्विजिशन अगर कंडीशन मीट नहीं हुई तो आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ना उसने उसको वैल्यू असाइन की, ना आप उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भी तो फारिग एसेट है ना, क्योंकि आप भी अगर लेट से कंडीशन मीट नहीं हो रही है वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के, तो आपके लिए भी तो वो एसेट किसी काम का नहीं है, सही है। तो ये बात याद रखने की है। चलो हमने ये भी सीख लिया। हमने जब सबको टोटल किया तो हमने कहा था कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जो ऑफ द बुक्स होते हैं, जैसे ब्रांड नेम हो गया। क्या हम ब्रांड नेम को एट द डेट ऑफ एक्विजिशन अलग से लेके आते हैं ऑफ द बुक्स? वो उसकी बुक्स में क्यों नहीं रिकॉर्डेड था? IAS 36 या 38 IAS 38 के हिसाब से, IAS 38 के हिसाब से
वो जो है इंटेंजिबल तो था, तो उसकी कॉस्ट कैन नॉट बी लाइवली मेजरेबल, तो उसका इंटरनली जनरेटेड तो था बट उसकी कॉस्ट लाइवली मेजरेबल नहीं थी। तो उसने क्या किया हुआ था, उसको कुछ भी नहीं किया हुआ था, इग्नोर किया हुआ था। हमने उसको रिकॉर्ड किया, तो क्या उसको अमोर्टाइज भी मैं ही करूंगा? अब एक एक करके सुनना, क्या इसकी अमोर्टाइजेशन, इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन पीएनएल में भी आएगी? जब आप क्या बनाएंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल, तो वहां पे भी आएगी। तो हमने ये बात सीखी। एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, ये सारे एसेट्स को उठा के आप रिपोर्टिंग डेट पे लेके आते हैं, सारे एसेट्स को उठा के रिपोर्टिंग डेट पे लेके आते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट पे जब आप लेके आते हैं, तो रिपोर्टिंग डेट पे आप ये कहते हैं कि मैं रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स को तब तक क्लोज नहीं करूंगा जब तक मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को एलिमिनेट ना कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है सब्सिडरी ने पेरेंट एंटिटी को कोई गुड्स बेचे हो, तो प्रॉफिट को हटाऊंगा या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को? अच्छा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने का तरीका है कि आप आपस के प्रॉफिट को उठाओ और उस पर अनसोल्ड इन्वेंट्री की परसेंटेज लगा दो, या अनसोल्ड इन्वेंट्री उठाओ उस पर क्या लगा दो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो आप दोनों में बात एक ही है। अच्छा, अगर सब्सिडरी पीपीई बेचे, सब्सिडरी अगर क्या बेचे, पीपीई बेचे, तो क्या पूरे पीपीई का गेन रिवर्स होगा या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद? तो वो आप हटा देंगे। अच्छा, अगर सब्सिडरी की बुक्स का अपना कोई एरर है, तो नेट एसेट्स में एडजस्ट होगा, चाहे वो इनकम का हो या एक्सपेंस का हो। इनकम का होगा तो ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस का होगा तो लेस हो जाएगा। एक इंपैक्ट इक्विटी का होगा, एक एसेट या लायबिलिटी का होगा। तो आपने अवेयर रहना है जब उसको आप पार कर रहे होगे। हमने नेट एसेट्स को क्लोज कर दिया। आगे सुनना फोकस के साथ। अब हम आते हैं गुडविल पे। अब हम आ गए गुडविल पे। गुडविल निकालने के लिए यू नीड टू रिमेंबर कि क्या मेरे पास फुल गुडविल है या पार्शियल गुडविल है। ये इसलिए लाजमी है फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल, क्योंकि आपने देखना होता है पैसे कितने लोगों के रखने हैं। अगर फुल गुडविल है तो मतलब आप अपनी कंसिडरेशन भी रखेंगे और एनसीआई की भी। दिस वाज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के अंदर आप ये कहते हैं कि भाई या तो वो गिवन होगी या आप सब्सिडरी के शेयर कैपिटल से एनसीआई के शेयर्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी से, शेयर प्राइस ऑफ। क्योंकि आप कहते हैं कि अगर आज एनसीआई अपने शेयर्स खरीदने जाता मार्केट में तो उसको इतने के मिलते, क्या वो वाकई में आपके साथ खरीद रहा है या ये प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन है। तो ये बात याद रखिएगा। वेरी गुड कश्यप। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी कंसिडरेशन रखी, कंसिडरेशन ऑफ एनसीआई रखी, ये हो गई फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये क्या हो गई, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। पर इससे एक स्टेप पीछे आता हूं, आपको अपनी कंसिडरेशन निकालने का तरीका आना चाहिए। देयर कैन बी अ कैश कंसिडरेशन, देयर कैन बी अ शेयर्स कंसिडरेशन। शेयर्स कंसिडरेशन में याद रखना, मैंने आपको टेस्ट लिया था एक, जिसमें मैंने एक चीज पूछी थी आपसे। शेयर्स कंसिडरेशन के अंदर पहले आप ये देख लेते हैं कि आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं, आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं, उसको अपनी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी फेयर वैल्यू से। क्यों? क्योंकि अगर आप यही मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं आपकी प्राइस के हिसाब से। अब आपको उसकी जगह इन्वेस्टमेंट मिल रही है। तो पहला तरीका ये हो गया। बाज औकात ये होता है, ये एक अच्छे से सुनना बात, क्योंकि हो सकता है ये सीए फाइनल में पूछा गया, आपसे भी पूछे। बाज औकात ये होता है कि आपकी प्राइवेट कंपनी होती है और जिसको खरीद रहे हो वो लिस्टेड है, तो आपके शेयर्स की वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं होती है। तो उस केस में हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव पे आते हैं। तो उस केस में याद रखना, ये फिर बता रहा हूं, ये पूछ सकता है वो, उस केस में याद रखना आपने करना क्या होगा। आपने लेट से उस कंपनी के 40,000 शेयर लिए हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, उस कंपनी के कितने शेयर लिए, यानी अब हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है 60,000 कर लेते हैं, 60,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, दैट इज 60%, सही है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि हमने फॉर एवरी 2 शेयर्स वी इशूड 3 शेयर्स। तो हम क्या करते थे यहां पे बताओ, 60,000 को डिवाइड करता था किससे, 2 से, मल्टीप्लाई करता था 3 से। तो हम कहते हैं शेयर्स टू बी इशूड बाय पेरेंट। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता था, प्राइस ऑफ पेरेंट से, ऐसा ही है। तो ये आ जाती थी हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर व्हाट इफ, मैं यहीं पे आपको बता दूं, व्हाट इफ योर प्राइस इज नॉट
इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, देन क्या करना है, आप कहेंगे पिक प्राइस ऑफ सब्सिडरी। क्या करनी है, सब्सिडरी की प्राइस पिक करनी है। तो लेट से अगर मैं सब्सिडरी की प्राइस पिक करूंगा तो मल्टीप्लाई जो करूंगा वो 60,000 शेयर से ही करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा क्योंकि उसकी प्राइस है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी तो वही होंगे ना, मैं जितने भी शेयर इशू करूं वो तो रिलायबल है ही नहीं। तो अगर मुझे रिलायबिलिटी ऑफ वैल्यू देखनी है तो मैं ये कहूंगा ना मैक्सिमम 60,000 शेयर्स की वैल्यू है वही होगी। तो ये बात याद रहेगी, ये मैं वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो उसने अब तक पूछा नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखना। और ये यूजुअली पीपी के केस में भी होता है। आइए 16 याद है या चौथी याद ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में उसमें कहते हैं ना फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, और आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं होती तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये भी तो वही है पर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है। बस इस बात का ख्याल रखना है, यहां तक कोई इशू। तो ये रिवीजन हो गया। फिर हमने कहा इसके बाद हमारी एक कंसिडरेशन आती है जिसको हम कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। क्या कहते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन में वो फ्यूचर वैल्यू होती है, उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिर वो ग्रो होकर उस पर एक्सपेंस बुक होता रहेगा। अच्छा, फिर होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। क्या उसको हम एक रिलायबल एस्टिमेट पे बुक करेंगे, यस, और सब्सिक्वेंट चेंजेस होंगे वो कहाँ फेंक देंगे, ग्रुप रिजर्व में, चाहे फायदा हो या नुकसान हो। ये भी हमने सीखा हुआ है। ये सारी चीजें कर कराने के बाद हमने ये भी सीखा था पीपीई एज अ कंसिडरेशन। आप अपनी किताबों से कैरिंग अमाउंट से एसेट को निकाल देते हो, और जो एसेट को लाते हो यानी इन्वेस्टमेंट को लाते हो वो जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे। तो ये भी हमने सीखा था। सब्सिडी से कॉस्ट हटाएंगे, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट विद द सब्सिडी। हाँ, इन्वेस्टमेंट आएगी फेयर वैल्यू पे, बस यही सिखा रहा हूँ। सही है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो किसकी फेयर वैल्यू होगी, जानने वाले पीपीई की। इन सबको आप क्लब करेंगे, सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपने यहाँ पे लॉक कर दिया। खैर अब आगे सुनिएगा, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए आ गई, नेट एसेट्स रखेंगे फुल, अगर फुल गुडविल है, परसेंटेज रखेंगे अगर पार्शियल गुडविल पे, उसमें पे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए को हटा देना। आपने जब ये माइनस प्लस किया आपको मिल जाएगी गुडविल या बार्गेन परचेज गेन। रविश, बार्गेन परचेज गेन कितने लोगों में बंटता है, सिर्फ पेरेंट को मिलता है, सिर्फ पेरेंट को मिलता है, एनसीआई को नहीं मिलता, ये याद रखिएगा, पेरेंट ओनली। अच्छा, अब इसको पीएनएल इंपैक्ट को भी साथ साथ लेके चलते हैं ना, प्लीज फोकस होकर देखना। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके पास बार्गेन परचेज गेन आया, क्या वो सेपरेट बुक्स में होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हुआ होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट को हटाते हैं, चीजें लाते तो गेन अराइज होता है। तो क्या वो पीएनएल में हम पार्क करेंगे, यस, और जब बैलेंस शीट बनाना तो ग्रुप रिजर्व में हम पार्क करेंगे। पर अगर आपने सब्सिडी एक्वायर की 3, 4, 5 साल पहले तो वो उस साल के पीएनएल में नहीं आएगा। अलबत्ता आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके ग्रुप रिजर्व में आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट एजेड होती है, पीएनएल फॉर द ईयर होता है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, सारी चीजें एक रिकैप है एंड टू एंड एडजस्टमेंट्स का, क्लैरिटी है। आगे फिर हमने कहा कि अगर गुडविल थी और इंपेयरमेंट थी, और इंपेयरमेंट आई है 2022 में, आप पीएनएल बना रहे हैं 2023 का, क्या उस पीएनएल में ये इंपेयरमेंट आएगी, सोचो। 2022 में आपने एक्विजिशन की, उस साल इंपेयरमेंट आ गई गुडविल की, सही है। 2023 का पीएनएल बना रहे हो, कंसोलिडेटेड नहीं आएगी, क्योंकि पीएनएल बनता है फॉर द ईयर। पर यस, इफ आप अगर 2023 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसके ग्रुप रिजर्व में हर साल आएगी, क्योंकि वो सेपरेट बुक्स में कभी भी पार्क, क्योंकि सेपरेट बुक्स में कोई गुडविल भी नहीं होती। क्लैरिटी है, पक्की बात है। आगे, अच्छा, आपको वो बोले सवाल के अंदर कि गुडविल की रिकवरेबल अमाउंट ऊपर चली गई, तो क्या गुडविल की इंपेयरमेंट रिवर्स होती है, नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि उसकी कॉस्ट कैन नॉट बी लाइबली मेजरेबल। तो गुडविल इंपेयर हो सकती है, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता बाकी इंटेंजिबल्स में रिवर्सल पॉसिबल है। बात क्लियर है। आगे इसके बाद हमने कहा जब यहां से ये पूरा पार करके गुजरे तो हम एनसीआई पे पहुंच गए। एनसीआई को आप किस पे रखते हैं, या तो प्रोपोर्शनेट शेयर पे या फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू दी हुई होगी या निकाल लोगे। अच्छा, एक जल्दी से बात बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के अंदर क्या उसके नेट एसेट्स का शेयर होता है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के अंदर क्या नेट एसेट्स का शेयर होता है, होता है, साथ साथ उसकी गुडविल भी होती है, दो चीजें होती हैं, यानी उसके नेट एसेट्स का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ
गुडविल भी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने फेयर वैल्यू पे क्रिएट किया या व्हाट्सोएवर उसके शेयर पे क्रिएट किया, उसके अंदर क्या पार्क करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और अगर कोई फुल गुडविल की इम्पेयरमेंट है एनसीआई की, तो कि वो भी पार्क करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। ये कहानी होके हम आगे बढ़ गए, किस पे आ गए? ग्रुप रिजर्व पे। ग्रुप रिजर्व में रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट आता है साल के आखिर का, जो कि सेपरेट बुक्स का होता है और जो कि अनएडजस्टेड होता है। क्लैरिटी है? दूसरा, उसके अंदर क्या आता है? पोस्ट एक्विजिशन, वो एडजस्टेड होता है। वो क्या होता है? चलो एक बात बताओ, सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो अपने सारे शेयर होल्डर्स को किया होगा, और सब्सिडी ने उसको अपने पास एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर कर लिया, तो क्या नेट एसेट्स में और ग्रुप रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट होगी? कुछ भी नहीं करेंगे। रीजन एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। हाँ, सिर्फ रिसीवेबल पेबल हटेगा अगर तो मौजूद है, पर रिसीवेबल पेबल पूरा या अपना हिस्सा, बाकी तो एनसीआई है, वो तो ग्रुप के बाहर है, उसको पेबल दिखेगा। ये रिकॉल करवा दिया। उल्टा केस, व्हाट इफ सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, तब एडजस्ट होगा 100% ऊपर, और हमने इनकम रिकॉर्ड की हुई तो 100% ऊपर एडजस्ट हुआ, प्लस माइनस जीरो हो गया, और फिर उसका रिसीवेबल पेबल हटेगा अगर तो मौजूद है, क्योंकि वो एरर है। अच्छा, व्हाट इफ मैंने डिविडेंड इनकम तुम लोग मुझे बताना, अगर मैंने डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड नहीं की तो क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा? यस, एरर्स विल बी एडजस्टेड, इस बात को याद रखना। चलो, अगर डिविडेंड की एडजस्टमेंट पीएनएल के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो क्या पीएनएल में इन एनी केस आपने इन्वेस्टमेंट इनकम से उसको हटाना होगा? यस, क्योंकि वहां पे वो खुद ब खुद जीरो नहीं होता, वहां पे हम करते हैं उसको जीरो, हम डिविडेंड इनकम को हटा देते हैं, क्योंकि बाकी एडजस्टमेंट, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में तो खुद ही जीरो हो गया ना। अब वहां पे तो इनकम दिख रही थी, वो तो खुद ब खुद जीरो नहीं हुई, तो हमने उसको हटा दिया। और जब पीएनएल आप बनाते हैं ना, तो पीएनएल में जो नॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको भी आप हटाते हैं, क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट होती है जिसका नाम होता है प्रेजेंटेशनल एडजस्टमेंट। कौन सी होती है? यानी मैंने कहा उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मेरी इंटरेस्ट इनकम है, नहीं भी हटाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका है? प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशनल एडजस्टमेंट्स भी आप हटाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ग्रुप रिजर्व में आ गए आप, ग्रुप रिजर्व के अंदर आपने इम्पेयरमेंट भी पार्क कर ली, चाहे फुल गुडविल हो या पार्शियल गुडविल हो। उसके बाद आप कहते हैं कि कहीं कोई ऐसी इन्वेंट्री या पीपी तो नहीं है जो पेरेंट ने किसको बेचा हो? सब्सिडरी को, वो भी आप हटा देते हैं। अगर पेरेंट एंटिटी की अपनी बुक्स के कोई एरर होते हैं, वो भी हटा देते हैं। वो सारी चीजें भी बात समझ आती हैं। ये कराने के बाद कहानी यहां से शुरू होती है एसोसिएट की, कि क्या कोई एसोसिएट तो नहीं है। एसोसिएट सेपरेट बुक्स में कॉस्ट पे रखी हुई होगी, आपको कौन सी अकाउंटिंग करनी होगी? इक्विटी अकाउंटिंग। तो इक्विटी अकाउंटिंग में सामने वाली कंपनी की इक्विटी का शेयर उठा के देखते हो क्या वो बनता है या नहीं बनता। अब याद रखिएगा, जो एसोसिएट ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ होता है वो हमारे रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी शामिल होता है। क्या चीज शामिल नहीं होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन सा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो उससे मेरी इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है, ग्रुप रिजर्व क्रेडिट होता है। ये भी बात याद आ रही है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ये सारी कहानी करने के बाद कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये क्रेडिट, उसके बाद आप देखते हैं कहीं कोई आपने एसोसिएट को गुड्स तो नहीं बेचे। अगर एसोसिएट को गुड्स बेचे हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी होल्डिंग परसेंटेज। तो ग्रुप रिजर्व से भी हटा देते हो और इन्वेस्टमेंट हटाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री मेरी बुक्स में नहीं है। व्हाट इफ एसोसिएट पेरेंट को बेचे? इन्वेंट्री हटाएंगे, बाकी वही बात है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट इम्पेयर्ड है तो ग्रुप रिजर्व में इम्पेयरमेंट बुक करेंगे और इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। ये क्लोज करेंगे तो उसके बाद हम क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट। और अगर पीएनएल की बात करें तो पीएनएल के अंदर सबसे पहले कौन सा पीएनएल बनता है? अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड पीएनएल बनाने के बाद आप लोग अगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल हो तो सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करेंगे और फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देंगे। ये भी याद आ रही है बात। अच्छा, अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो पार्क होगा, इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन है, कोई एरर्स है वो सही होंगे, बार्गेन परचेज गेन होगा वो होगा। हेडिंग तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा ना, अगर इम्पेयरमेंट होगी तो, और कहाँ डालेगा उसको? कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालेगा।
लॉजिकल बात है। इधर मतलब ये तो रिवीजन सेशन है ना, इसमें तो मैं एडजस्टमेंट रिवाइज कराऊंगा, ये क्लासिफिकेशन फोकस के साथ सुनो, बिल्कुल फोकस के साथ। इधर ये सेल्स वगैरह हो गई। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप पीएनएल बनाते हैं ना तो पीएनएल में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट नहीं होता। आप क्या करते हैं, सामने वाली एसोसिएट का पीएनएल उठाते हैं, उस पर अपनी होल्डिंग परसेंटेज लगाते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, शेयर ऑफ। पर इसके अंदर डिविडेंड भी होता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले तो यहां से लेस नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम से। तो अगर कोई एसोसिएट से कमाया गया डिविडेंड है, ऊपर से क्या करना, हटा देना, क्योंकि इसके अंदर वो ऑलरेडी शामिल है। अगर आपने नहीं हटाया तो कितनी बार हो जाएगा। अच्छा, ये हरकत मैं बैलेंस शीट में इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में लेके ही नेट आता हूँ। बैलेंस शीट में क्या लेके आता हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और पीएनएल में क्या लाता हूँ, पूरा प्रॉफिट। वापस से देखो, हमने कहा कि हमने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये का एसोसिएट ने, उसमें से 20 का डिविडेंड बांट दिया, सही है। क्या बैलेंस शीट बनाते हैं वो 20 का डिविडेंड मेरे पीएनएल में, मेरी रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी होता है। मैं बकाया कितना लाता हूँ, 80, तो 80 और 20 कितना हो गया, 100। क्लियर है, एसोसिएट से कमाई। जब मैं पीएनएल बनाता हूँ तो पीएनएल के अंदर मैं पूरा 100 लेके आता हूँ, तो पूरा 100 भी है, ऊपर डिविडेंड भी है, तो कितना हो गया, 120। तो ऊपर से 20 हटा दूंगा ना, ताकि पूरी कमाई दिख जाए एसोसिएट की। तो पीएनएल में पीएनएल की प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन, जो मैंने बताया हुआ भी है आपको। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपको एक पीएनएल मिलता है जिसका नाम क्या है, एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल। अच्छा, उसमें 3 कंपनीज का प्रॉफिट होगा, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट। फड्डा किस पे, सब्सिडरी के प्रॉफिट पे। तो आप सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाएंगे, वो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, अनएडजस्टेड। क्या कहलाएगा, अनएडजस्टेड। अब जल्दी तुम लोग मुझे बताओ, जब वो अनएडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा तो उस अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से वो वाली एडजस्टमेंट पार्क करोगे जिसका प्रॉफिट का इंपैक्ट है, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, जब आपने मेरे बच्चों इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स देखी, वो क्या क्या हो सकती हैं, अनरीलाइज्ड प्रॉफिट और इन्वेंट्री हो सकता है, क्योंकि जब आप सेपरेट बुक्स की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट उसके अंदर शामिल है। जब आप कंसोलिडेटेड बुक्स में पहुंचे तो उसमें से वो प्रॉफिट क्या हो चुका है, हट चुका है। तो जो प्रॉफिट का बंटवारा करोगे, क्या उसको इंक्लूड करके करोगे, एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड करके, तो वो हटा दिया। क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सेपरेट बुक्स में था, नहीं। क्या कंसोलिडेटेड बुक्स में आ चुका है, यस। तो पैसे का बंटवारा उसको इंक्लूड करके करेंगे, क्योंकि पहले पार्क करो और फिर बांटो। और अगर कोई एरर था जो कि सेपरेट बुक्स में एडजस्ट, तो हमने कंसोल में कर दिया, तो क्या वो एरर एडजस्ट करके पैसे बांटूंगा। जब आपने जैसे ही मेरे बच्चों एक एडजस्टेड सब्सिडरी का प्रॉफिट निकाला, उस पर लगा देंगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ एनसीआई, बाकी सारे पैसे किसको दे दो, पेरेंट को। उसमें पेरेंट का अपना आ जाएगा, सब्सिडरी का हिस्सा आ जाएगा और एसोसिएट भी आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू कंसोलिडेशन। ये तो वो बातें हो गई जो बेसिक्स थी, इन द सेंस कि मैंने तो करा दिया ना ये रिवाइज, एक गो में बोल बोल के। उसकी समरी भी दी हुई 1 पेज की आपके पास है। असेसमेंट ये है कि क्या आप मेरा बनाया हुआ सवाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलें जी, ये एक सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ऑनलाइन वालों विजिबल हो रहा है, मैं भेजता भी उसको 1 पेज पे भी करता हूं। पहले ये देख लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर एडजस्टेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब कंसोलिडेशन हुई भी है, गलत हुई भी है, आपने उसको क्या करना है, सही करना है। हाईली एक्सपेक्टेड कि ऐसा सवाल इस बार वो पूछे दैट विल टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स, ना कि रट्टा। सही है जी। तो अभी मैं इसको यहां पे पेश भी करता हूं, आपको भेजता भी हूं, और ये ले लो। बस टाइम खत्म। हाँ, वो तो देख लेते ना, अभी हमें पता लग जाएगा कौन सा गलत है। चलें जी, हमने कहा कि भाई उसने जो है ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए आपको 31 दिसंबर 2020 के, तो यानी उसने कंसोलिडेशन आपको करके दी हुई है। इट्स अ मैटर ऑफ कि उसने गलत की हुई है। और अगर हम आगे जाके देखें तो वो कह ही रहा है कि भाई प्रिपेयर करके दें एडजस्टेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम एक एक करके हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है इसमें गलतियाँ। उसने बोला एहसान लिमिटेड एक्वायर्ड 6,25,000 शेयर्स ऑफ उमर लिमिटेड ऑन जून 1, 2020
एट अ फॉलोइंग कंसिडरेशन, यानी जून 1 2020 मतलब इस साल के शुरू होने से 7 मंथ्स हो गए। कितने महीने? 7 महीने। तो हमने कहा सर अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करें, ये आ गया भाई, उसको जूम कर लेते, तो हमने कहा हम एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। चलें जी। AL committed to issue 40% shares against the purchase of OL shares. Fair value of AL and OL share as at June 1 2020 was rupees 25 and 35। शेयर जो एक्चुअली इश्यू हुए हैं वो 1 महीने के बाद हुए हैं, सही है जी। और उस दिन पे प्राइस चल रही थी 22 रुपए। आगे एहसान लिमिटेड ने कमिट किया है कि वो 1.4520 पर शेयर पे करेगा जितने उसने शेयर एक्वायर किए हैं, पर ये पेमेंट होगी 31 मई 2022, कितने सालों बाद? 2 सालों बाद। और इमीडिएट पेमेंट उसने 6 लाख रुपए की है। फिर आगे कह रहा है कि जब प्रिपेयर कर रहे थे कंसोलिडेटेड एफएस 31 दिसंबर 2020 में एल ने सिर्फ और सिर्फ कैश कंसिडरेशन को अकाउंट फॉर किया, उसके अलावा कोई भी कंसिडरेशन अकाउंट फॉर नहीं की है। और टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ओएल है 10 मिलियन का, सही है जी। हमने कहा कि सबसे पहले तो आप होल्डिंग निकाल लें भाई, होल्डिंग परसेंटेज। तो हमने कहा 6,25,000 हाँ जी, इसको डिवाइड कर देंगे 10 मिलियन से या 1 मिलियन से, क्योंकि ऑफ रुपीस 10 ईच, ये हो गया। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास यही है होल्डिंग, कुछ नहीं तो यही निकाल लेते, ये आ गई होल्डिंग परसेंटेज, सही है जी। फिर हमने ये कहा भाईजान इसके बाद सोचने का तरीका है, कंसोलिडेशन तो हुई है। अब या प्लीज एक एक करके बात को सुनना ताकि तुम ऐसे तरीके का सवाल अटेम्प्ट कर पाओ। फिर हम तुम्हें एक दूसरा सवाल देंगे जो इससे ऊपर लेवल का होगा या तकरीबन ऐसा होगा, पर उसमें तरीका कार फिर चेंज होगा। आगे कहने का मकसद ये है कि माइंड मैपिंग करते, नहीं समझ आए तो हाथ के हाथ पूछ लेना। आप इस बात को मानते हैं कि आप ये समझें कि इसके अलावा बाकी कंसोलिडेशन में सब सही हुआ है, तो इसका मतलब ये कि नेट एसेट्स भी सही हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो गुडविल बढ़ जाएगी, गुडविल डेबिट हो जाएगी ना भाई। देखो मैं अगर फॉर एग्जांपल एक एक करके देख लेते हैं, मैंने कहा पहली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। हमने क्या किया, 40% शेयर्स है ना, ये वाला मैं यहां पे लिख रहा हूं शेयर्स कंसिडरेशन। कौन सी भाई? शेयर्स कंसिडरेशन। मैंने कहा कि मैंने उससे 6,25,000 शेयर एक्वायर किए, उसमें मैं अपने कितने शेयर्स दूंगा, तो ये आ गया 40%, 2.5 लाख शेयर्स। ये किसके शेयर्स हैं? पेरेंट के, पेरेंट टू इशू, ये हम इशू करेंगे, ऐसा ही है। इस दिन पे प्राइस कितनी चल रही थी जब मैंने कमिट किया? 25 रुपए पर शेयर हमारे शेयर की प्राइस है। हमने कहा सही है भाई, क्योंकि वो तो रिलायबली मेजरेबल वाली बात भी है ना, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैंने जब इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन, ऐसा है। शेयर्स कमिट कब किए इशू करने के लिए? शेयर्स कब खरीद रहा हूं? जून में। इशू कब की है? जुलाई में। तो इक्विटी कमिटेड टू बी इशूड उस दिन की वैल्यू होती है, सही है। आगे हमने कहा कि ये हो गई फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन। मुझे बताओ क्या इससे इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई थी? नहीं। पर मैं कह रहा हूं अगर डेबिट हो भी जाती तो बाकी सब तो सही होता ना, गुडविल क्या होती? इंक्रीज हो जाती। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि नेट एसेट्स वगैरह अगर सब सही है तो इस 6.25 मिलियन से मेरी गुडविल को इन्हांस हो जाना था और शेयर कैपिटल को और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट हो जाना था, ऐसा है? तो ग्रुप के हिसाब से सोचो, चलो तुम इन्वेस्टमेंट डेबिट भी कर लो, पर तुम्हें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करके एसेट्स लायबिलिटीज लाने थे ना। तो जितनी आपकी कंसिडरेशन ज्यादा होगी उतनी आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी। तो यानी इस ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर एक चीज होने से रह गई, ना आपकी गुडविल डेबिट हुई ना कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट हुआ। तो पहली एडजस्टमेंट क्लैरिटी के साथ समझ आती है। आपने सिंपल, अगर सही अकाउंटिंग भी हुई होती ना तो कंसिडरेशन ज्यादा होती, नेट एसेट्स अपनी जगह होते, तो गुडविल क्या हो जाती। तो इस पूरे एफएस के अंदर
ये जो आपके पास इंटेंजिबल्स का लाइन आइटम है ना, ये कितने से अभी इंक्रीज हो जाएगा? 6.25 से। ऐसा ही है, क्योंकि इंटेंजिबल के अंदर ही होगी ना गुडविल, तो यहां पे आ जाएगी। ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरा देखते क्या कह रहा है वो। दूसरा ये कह रहा है कि मैंने मजीद 1.4520 पे करना है हर एक शेयर की एक्विजिशन के लिए जो मैंने खरीदे हैं। तो हमने कहा आए जी, इसका नाम क्या हो गया? डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा भाई, डेफर्ड कंसिडरेशन, मुझे एक बात बताओ, अमाउंट कितनी है? 1.4520 1.4520 इंटू 6,25,000, क्योंकि मैंने शेयर्स तो इतने एक्वायर किए हैं ना, तो 1.4520 इंटू, यही है। पर मसला ये है कि ये 2 साल बाद की वैल्यू है भाई, तो इसको 1.1 की पावर 2 ना, तो आपने कहा 1.1 की पावर 2। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर ये भी इन्वेस्टमेंट में नहीं गया तो गुडविल इतने से ही कम है और डेफर्ड कंसिडरेशन भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको ग्रुप रिजर्व में जाएगा। क्योंकि सिर्फ ग्रुप रिजर्व में इसलिए जाएगा क्योंकि पेरेंट से पर्टेन करता है, एनसीआई का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि है तो सिर्फ पेरेंट एंटिटी की एडजस्टमेंट ना। तो आओ एक एक करके देख लेते हैं। आ जाओ जी इधर। हमने ये कहा अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं करेक्टिंग एंट्री, तो ये देखिएगा, गुडविल को मैंने डेबिट कर दिया कितने से? 6.25 से, या प्लस इसमें ये भी करूं 7 मिलियन से, ऐसा ही है। शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट कर दूं कितने से भाईजान? आपने कहा आपने कितने शेयर इशू करने हैं? यही है, यही है ना। तो आपने कहा कि 2.5 लाख इंटू 10 ये हो गया, इसको उठा के यहां ले जाते हैं, ये हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद क्या करें? शेयर प्रीमियम। आपने कहा कि अगेन इसमें कितने रखें? 15, तो आपने कहा ये आ गया 15। सर इसके अलावा एक और चीज़ रह गई, या पेबल टू शेयर होल्डर भी कह सकते हैं आप। तो आपने कहा वो कितनी अमाउंट है भाई? 750। ये हो गई पहली एडजस्टमेंट। सिंपल क्या करना था, उसी बैलेंस शीट को उठा के प्लस माइनस करो, बैलेंस शीट तो वैसे ही टैली है, डेबिट और क्रेडिट का ख्याल रखो, आंसर आता रहेगा। अब खुद बताओ, क्या ये विद इन द कोर्स है या बाहर है? विद इन द कोर्स है। से समझने का मसला ये है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग की है मैंने। क्या उस लेवल पे सोच पाते हो कि यार अगर ये एरर हुआ है तो सही कैसे होगा? बात समझ आ रही है? तो ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने कंसोलिडेशन करके दी, उसने बोला कि सर इसमें यार ये चीज़ें मिस हुई हुई है। तो मैंने बोला अब तू ये बता कि इसमें गलतियाँ कैसा सही होंगी, शुरू से कंसोल करूँ या उसी में एडजस्टमेंट कर लूँ? उसी में ही कर लो भाई, बात सिंपल है। तो वहाँ से ये आइडिया आया और यहाँ पे आ गया, तो तुमसे पूछ लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे वो पूछे, और सिंपल बात है, वो पूछेगा भाई कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है ना। अब मैंने सॉल्व को ये सॉल्व करने के लिए दिया, तो बोल रहा उस्ताद 1 पेज का सवाल है। मैंने कहा करके देखो, इन्वेस्टमेंट निकाल ली उसने, बोल रहा करना क्या है आगे। तो समझने का मतलब ये है आगे। इसी से अच्छा, ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? गुडविल इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दी थी, पर इन्वेस्टमेंट तो कभी आनी नहीं है, सही है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट किस चीज़ का है? गुडविल का है, सही है। तो देखो मार्क्स इसके होते हैं ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है ना। इम्पैक्ट किसका था? गुडविल का। तो आपने ये असेस करना था कि इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या चीज़ चेंज होती, गुडविल। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें ये काफ़ी नहीं है, इसमें एक और चीज़ है। तो आप एक यहाँ पे मेरे ख्याल से काम करेंगे, ग्रुप रिजर्व्स डेबिट और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट, कितने से? 750 पे 10% नहीं, 7 मंथ्स, 7 महीने क्यों? जून से आपने परचेज किया ना, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि सही किया था। कोई ऐसा जो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं हो? पहुँचे, सारे नहीं पहुँचे, ओके। चले, पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो अब देखो ये एफएस आपको दिए हुए,
प्लस माइनस करो इसमें बैठ के, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, बैलेंस शीट क्या रहेगी, टैली रहेगी। आओ जी आगे देखते हैं। इसी को रिप्रोड्यूस करना है ना। अभी इंटेंजिबल में प्लस कर देना, शेयर कैपिटल में प्लस कर देना, ये रहा। ग्रुप रिजर्व से माइनस कर देना क्योंकि डेबिट हुआ है, और प्रीमियम है नहीं वो ऐड कर देना, और इंटेंजिबल में गुडविल आ जाएगी, बैलेंस शीट टैली है। और डेफर्ड लायबिलिटी, ये ट्रेड एंड अदर पेबल में लायबिलिटी डाल देना, सही है, तो आपकी बैलेंस शीट बराबर रहेगी। सही है, चलें जी भाई, पहली एडजस्टमेंट में कोई मसला क्लियर है, अब नहीं होना चाहिए। आगे हमने कहा दूसरी एडजस्टमेंट पे आ जाओ भाई। दूसरी एडजस्टमेंट में वो ये कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये मैंने रिवाइज करवाते हुए भी करवाया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसने एक्सपेंस आउट किया हुआ है, हमारी नज़र में इसकी फेयर वैल्यू क्या है 6 लाख। तो अब नॉर्मल प्रोसीजर से हट के ज़रा सोचो, तुम लोग मुझे बताओगे। अब एक चीज़ को समझने के लिए दूसरे को कॉन्स्टेंट रखो। अगर 6 लाख रुपए से नेट एसेट्स मेरे ज़्यादा होते तो गुडविल क्या होती, पर अब एक फ़र्क है, तुम गुडविल को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखते हो ना, हाँ या नहीं। चलो इसको यूं करके दिखाते हैं, एंट्री वाइज समझ आएगा। इधर देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हमने कहा एडजस्टमेंट नंबर 2, प्लीज फोकस हो गया, इधर देखना भाईजान, इधर फोकस हो गया। हमने ये कहा आप अज्यूम करें कि अगर ये इंटेंजिबल्स CWIP कितने की अमाउंट है, 6 लाख रुपए की, और क्योंकि ये अमोटाइज तो हुआ नहीं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर लेता तो रिपोर्टिंग डेट पे भी यही आता, ऐड होता। बट कहने का मतलब यह है कि जब तुम एट द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट्स को इंक्रीज करते तो एनसीआई का हिस्सा भी तो बढ़ जाता। नहीं है बात समझ भाई, आप एनसीआई को डे 1 पे उसके शेयर पे क्रिएट करते हो ना, तो जितने नेट एसेट ज्यादा होंगे उतना एनसीआई भी ज्यादा होगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, इस वाली एडजस्टमेंट में मैं कह रहा हूं बाकी सब सही होगा ना, पर अगर ये 6 लाख रुपए इनकॉर्पोरेट कर देता तो क्या एनसीआई उतना ही रहता या इनहांस हो जाता? इनहांस हो जाता। तो हमने कहा पहले तो आप एनसीआई को दे दो भाई, इसका कितना परसेंट, 37.5% ये आ गया। फिर मैंने कहा सर बकाया गुडविल हो जाती कम, कितने से, इतने से। क्यों सर, आप मुझे बताएं, अगर आप नेट एसेट्स को 6 लाख से इनहांस कर दें तो नेट एसेट्स पूरे लेके आते गुडविल निकालते वक्त या अपना हिस्सा? तो अपना हिस्सा आपका जितने से ज्यादा होगा उतने से गुडविल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सही है ना, इन्वेस्टमेंट अभी तो सही की नहीं है, ये बात समझ, इन्वेस्टमेंट तो अभी सही की ना, तो इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, नेट एसेट्स को इंक्रीज कर दोगे तो गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी प्रोपोर्शन से, जितने प्रोपोर्शन से तुम नेट एसेट्स को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। यानी ये बात क्लियर है या वापस बता दूं, रिपीट कर दूं, वापस से बता देता हूं। देखो तुम नेट एसेट्स के अंदर 100 रुपये रखो, यहां पे ये करके देख लेते हैं, तुम्हारे अभी नेट एसेट्स 100 पे, सही है, और तुमने गुडविल निकालने के लिए लेट से यहां पे 150 रखा हुआ है, और तुमने नेट एसेट जो यहां पे रखे इसका कितना परसेंट रखा, सही है, तुम्हारी गुडविल कितनी आई, यानी इन दोनों का डिफरेंस आ गई, ऐसा ही है, ये हुआ हुआ है फिलहाल, ये हुआ हुआ है अभी। तुमने कहा यार इसमें से एक चीज मिस हो गई थी, वो क्या चीज थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितने की, 60 की, अजम्पशन है, ये हो गया, सही है। तुमने कहा तुम्हारी ये जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, अब मैं क्या करूं, इसका कितना परसेंट ले लूं, वही 62.5%, सही है। तुम बताओ तुम्हारी गुडविल कितनी आई, कम हो गई, क्यों, नेट एसेट्स बढ़ गई या नेट एसेट्स का हिस्सा बढ़ गया, तो अच्छा यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है। तो अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं सिर्फ यही सही कर लेता,
यानी इसी का हिस्सा जितने से नेट एसेट्स एनहांस हो रहे हैं उतने से गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने डायरेक्ट इम्पैक्ट ले लिया ना, याद है 37.5। क्लैरिटी है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ ये क्लैरिटी है भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसमें से माइंड गेम था कि अगर ये हो जाता तो कंसोल पे इम्पैक्ट क्या होता। और एक अगर मेहनती बच्चा होता ना, वो पता है क्या करता है, ऐसे सिचुएशन बना के देखता कि ये पार्क करूंगा तो ये आंसर आ रहा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, तो मैंने वो भी करके दिखा दिया। क्लैरिटी है? चलें जी, आई होप यहाँ तक कोई मसले नहीं होंगे। ये मैंने ऐसे ही रख दिया यहाँ पे याद दहानी के लिए, या लीड कर दूँ उसको रहने दूँ? सही है, ओके। चलो भाई 2 नंबर तक हो गई एडजस्टमेंट। आगे हमने कहा इसके बाद, अच्छा अगर मज़े की बात ये है, ये अमोर्टाइजेशन वाला एसेट होता ना तो उस पर अलग फटीक होती कि अमोर्टाइजेशन भी होती, इंटेंजिबल कम भी होता, फिर कितने लोगों में बढ़ता? 2 लोगों में। पर अभी वो अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लीट नहीं हुआ। 540 का एक्सपेंस रिवर्स होगा नहीं रूबा, 540 का एक्सपेंस रिवर्स नहीं होगा। सिंपल, आपने जो 6 लाख रुपए वो रिकॉर्ड करने, 540 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, आप उसको एज ए एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो जिससे एनसीआई बढ़ जाएगा, गुडविल कम हो जाएगी, बस ये होगा। सही है जी। आ जाएं जी एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। ये रहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। प्लीज अगर इसको आपने तमीज से समझ लिया तो गेम ऑन हो जाएगा। पहले बताओ कितने लोगों ने कर ली है ये वाली? हो गई है? आर यू श्योर अबाउट इट? चलो ओके, देखते हैं, आ जाओ। ओवेल ने कंप्यूटर बेचे एएल को जुलाई 1, 2020 पे 5 लाख रुपए के, जो कि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सही है? अच्छा भाई, तो उस पर मार्जिन कितना रखा है? 20% का मार्कअप, सॉरी मार्कअप है कितने का? 20% का मार्जिन है। ओके, मार्जिन कर लेते हैं भाई, मार्जिन कर लेते हैं। सही है, चलो भाई मार्जिन है, मार्जिन सॉरी। यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज 5 years। अच्छा पहले तो एक बात बता दो प्लीज यहाँ पे फोकस के साथ, मैं यहाँ से खाली ये फॉर्मेट कॉपी कर लूँ। सेल्स बुक होके जो है जीपी बुक हो चुका होगा, यानी जो आपका, प्लीज सुनना, जो आपका जीपी है वो सामने वाले की इन्वेंट्री में नहीं गया, उसके पीपीई में गया है, क्योंकि वो उसको यूज कर रहा है, वो उसको यूज कर, उसने आगे नहीं बेचा, वो उसको खुद यूज कर रहा है। तो पहला पंगा तो ये है, आप लोगों ने, मेरे को लगता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट घुमा दिया होगा पूरा, या डेप्रिसिएशन वगैरह भी देखा है, वो देखा। चलो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो भाई, हमने क्या कहा, हमने कहा सेल्स को रिवर्स कर दो। पहले लॉन्ग एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं पीएनएल के इंपैक्ट के साथ, और सीओजीएस को भी रिवर्स कर दो। सेल्स कितने की जल्दी बताओ? 5 लाख रुपए की। सीओजीएस कितनी है? 4 लाख रुपए। ऐसा ही है, पर मैं कह रहा हूं ये जो प्रॉफिट का रिवर्सल है 1 लाख रुपए का है ना, ये 1 लाख रुपए कहां मौजूद है? पीपी में। हमने कहा कंप्यूटर्स में मौजूद है, हमने उसको रिवर्स कर दिया। मैंने, अच्छा ये कंप्यूटर किसके पास मौजूद था? पेरेंट के पास, क्योंकि बेचा किसने? सब्सिडरी ने। तो ये 1 लाख रुपए पेरेंट एंटिटी के पीपी में चिपका हुआ था, इन्वेंट्री में नहीं था, क्योंकि वो तो खुद यूज कर रहा है। अब मुझे बताओ, जब ये 1 लाख रुपए इसके अंदर था, तो मैंने 1 लाख रुपए का पूरा अगर गेन रिवर्स किया तो मैंने कंप्यूटर को कम कर दिया। क्या ये बात मानते हो? सेल और सीओजीएस को रिवर्स करने का मतलब है गेन का रिवर्सल। ऐसा है भाई? ये बात समझ आ रही है ना, कि इसको रिवर्स करने का मतलब है गेन का रिवर्स हो रहा है कितने से? 1 लाख रुपए से। इसको यूं भी कर सकते हो कि भाई आपने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी को डेबिट किया कितने से? 1 लाख रुपए से, और कंप्यूटर को क्रेडिट कर दिया कितने से? ये कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट होती है बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से, पर मैंने इसमें पीएनएल को भी कवर किया है। यानी यूं भी तो कर सकते हो ना कि 1 लाख का प्रॉफिट रिवर्स करो, 1 लाख का कंप्यूटर रिवर्स करो। आगे सुनो। हमने ये कहा कि भाई अगर कंप्यूटर रिवर्स हो गया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो ज़्यादा बुक हुआ है, वो भी क्या होगा? तो मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन जो बुक हुआ है वो मैं डेप्रिसिएशन को रिवर्स करूंगा मेरा ऑर्डिनरी कोर्स है, उसका तो नहीं है ना, वो तो यूज़ कर रहा है। देखें बात समझें,
मैंने गेन कमा लिया, मेरा जीपी बुक हो गया। मैंने कहा मेरा प्रॉफिट उसके कंप्यूटर में छुपा हुआ है। मैंने कहा अपना प्रॉफिट हटाओ, उसके कंप्यूटर को कम कर दो। मैंने कहा जब उसके कंप्यूटर को कम कर दिया तो उसमें डेप्रिसिएशन भी तो ज़्यादा बुक कर लिया है, वो भी तो रिवर्स करो। तो मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए पे आने वाले ज़्यादा डेप्रिसिएशन को क्या करना है, तो बाकी तो होना ही चाहिए था। आ जाओ जी, कितनी लाइफ है इसकी, कितने महीने यही है। अच्छा जी, मैंने कंप्यूटर्स को वापस से एनहांस कर दिया क्योंकि ज़्यादा डेप्रिशिएट होकर कम हुआ था ना, वापस बढ़ा दिया। अच्छा ये तो हो गया लंबा मेथड, शॉर्टकट देख लेते हैं इधर, आ जाओ। कैरिंग अमाउंट टू बी, यानी कैरिंग अमाउंट जो होनी चाहिए। अगर ये ग्रुप की चीज़ 4 लाख रुपए पे है तो डेप्रिशिएट भी होती। इसको मैं डिवाइड करता किससे, मल्टीप्लाई करता 4.5 से। तो मैंने कहा 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4.5, क्या पीपी इतने पे होना चाहिए था? अगर ग्रुप को एक ही चीज मानते हो, मैं कंप्लीट फिर तुम्हें खुद समझ आएगा। एक मिनट, तो ग्रुप को एक ही चीज मानते हो तो ये होता पीपी कितने पे शुरू होता, 4 पे, कोई गेन वेन नहीं होता। 6 महीने बाद कितना मौजूद होता, 360 का। अच्छा कैरिंग अमाउंट नाउ कितनी है बताओ भाई, 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 5 इंटू 4.5, ऐसा ही है। तो हमने खाली इसको 5 लाख रुपए कर दिया। किसके पास? हाँ ना, अब तो उल्टा केस है ना। तो नहीं, कैरिंग अमाउंट टू बी का मतलब है कि अगर ग्रुप के पास है तो ग्रुप तो एक है ना, ग्रुप में देखो कैसे यूज हो रहा है वो। ओएल के पास होता नहीं देखते, बोलता हूँ ग्रुप में होता तो कितने पे होता, एक ही घर में, यानी एक ही घर में भी बेचने के लिए पड़ा हुआ था, अब वही घर उसको यूज कर रहा है तो 4 लाख ही यूज होता ना। बात समझ आ रही है? इस एंगल से देखते हैं इसको। तो मैंने ये कहा कि कैरिंग अमाउंट है कितनी, जल्दी बताओ, है कितनी? 4.5 लाख। होनी कितनी चाहिए, कितने की एडजस्टमेंट आ रही है? 90,000 की एडजस्टमेंट आ रही है। यहां पे देखो, तुम लोग मुझे बताओगे मैंने गेन कितने से रिवर्स किया, ऐसा ही, यानी लॉस बुक किया, और फिर मैंने वापस कितने से, 90,000। तो यहां पे भी एडजस्टमेंट कितने की आ रही है? और आप देखें सेम एडजस्टमेंट कंप्यूटर में भी आ रही होगी। कंप्यूटर डिक्रीज कितने से किया, 1 लाख से, इंक्रीज कितने से किया, 10,000 से, बचा कितना, 90। यानी कैरिंग अमाउंट है क्या और होनी क्या चाहिए, सही है? ये सही होता, गुड। और कोई गुडविल बढ़ा दी थी, या पूछ रहे हो क्या करना है? अच्छा इसमें गुडविल का अमल दखल है ही नहीं क्योंकि ये एडजस्टमेंट वो एक्विजिशन डेट की है ही नहीं। इसकी एडजस्टमेंट अभी करवाता हूं ना, क्या होगी। आ जाओ जी, एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी, आ जाए। एडजस्टमेंट इसकी कुछ इस तरीके से होगी, आप इस बात पे एग्री करेंगे। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी को मैं डेबिट कर दूंगा, नेट एसेट सब्सिडरी को मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा, सही है जी। अच्छा ये भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इससे भी आसान करता हूं, आ जाओ। आपने सिंपल एक काम करना है, आपका कंप्यूटर ओवर स्टेटेड है, कंप्यूटर को कम कर दो, कितने से, 90,000 रुपए से। पर अगर ये सब्सिडरी की बुक्स का गेम है तो कितने लोगों में बटेगा, 2 लोगों में। तो हमने कहा इस 90,000 के लॉस को जो कि आपने रिवर्स किया है, जो कि आपने रिवर्स किया है, इसमें आप 37.5% किसको दे दो, एनसीआई को, बाकी किसको दे दो, पेरेंट को। आप खुद सोचें, अगर आप कंसोलिडेशन खुद कर रहे होते और सही कर रहे होते तो नेट एसेट्स में क्या आप 90,000 माइनस करते, वो 90,000 माइनस कितने लोगों में बटता। पर मुसीबत ये है कि यहाँ पे बैलेंस शीट बनी हुई है तो हम अकॉर्डिंगली सही करेंगे, क्लियर है? तो जो इम्पैक्ट से हमने मैनुअली जाके पार्क करना है। हाँ भाई, कोई मसला, क्लियर है? बाकी तो सही था ना, चलो समझ आना चाहिए, समझ आ रहा है भाई? तो अब ऐसा कोई आ भी जाए सवाल तो हाजिर दिमागी रखनी है और बस हो जाएगा। मैंने तो कोर्स के बाहर कुछ नहीं, मुझे कितनी बेसिक एडजस्टमेंट है। भाई देखो सवाल तो बनाया पर टेंशन आई ना, टेंशन होनी चाहिए। चलो अभी तो कारवा बाकी है, प्रैक्टिस सेशन खत्म कहाँ हुए हैं।
पहला है जो बात है। चलें जी, चलें जी, वो बोला दिस वॉज इंटरेस्टिंग। चलें जी, आ जाए चौथा भाई जानी इधर बताओ। आप मुझे बताएं, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप के लिए अगर एक चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और मैंने सब्सिडरी को उठा के उसको रेंट पे दे दिया, क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी? ग्रुप के लिए वो क्या बन जाएगी? पीपी। तो यानी हम ये कहेंगे कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे आ रही है तो ना उसका कोई फेयर वैल्यू गेन होना चाहिए, वो रिवर्स होगा और डेप्रिसिएशन भी बुक होना चाहिए, जो कि अब तक हुआ नहीं होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर आप देखें 10 मिलियन की 1 अक्टूबर को हमने जो है बिल्डिंग परचेज की, ओवेल को उसी दिन पे रेंट आउट कर दी, कितने सालों के लिए? तो उसके लिए भी शॉर्ट टर्म लीज हो गई। तो उसने कौन सी लीज में रखा होगा? ऑपरेटिंग लीज। आगे हाँ, थोड़ा सा लीज हमने इसमें टेस्ट किया है ये पहचानने के लिए कि उसने कौन सी लीज रखी होगी, ऑपरेटिंग, क्योंकि लेसी के लिए बाय डिफॉल्ट हर लीज कौन सी होती है? फाइनेंस। पर अगर वो शॉर्ट टर्म लीज होगी तो ऑपरेटिंग। तो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग हियर। आगे हमने कहा कि भाईजान उसका जो एनुअल रेंटल है वो 1.2 मिलियन है और एएल की पॉलिसी है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रखता है? अच्छा, ये बात वाज़े तौर पे आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि 10 मिलियन की खरीदी तो 12 मिलियन पे कैसे पहुंच गई? फेयर वैल्यू गेन बुक हुआ है। तो सर दो बातें कर लेते हैं ना, सीधा सीधा हिसाब किताब कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट नंबर आ गई हमारी 4। पहले तो एक बात बताओ भाई, रेंट कितना है? 1.2 मिलियन और वो एनुअली पे होगा एरियर में। तो मुझे बताओ क्या रिसीवेबल पेबल बुक हुआ होगा? यस। तो हमने कहा रेंट पेएबल डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, रेंट पेएबल डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट अगर हमें खत्म करना है तो हमने कहा 1.2 मिलियन डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 3 लाख रुपए से हटा दोगे तो यही चीज आपके पास यहाँ पे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में आ रही होगी और यहाँ पे अदर पेएबल में, क्योंकि ट्रेड पेएबल नहीं अदर पेएबल्स भी है तो सब इसमें होगा। क्लैरिटी है भाई? चलें जी आगे आ जाएं। फिर हमने ये कहा इसके बाद रेंट रिसीवेबल पेएबल तो खत्म हो गई कहानी, एक और चीज भी आपने खत्म करनी है। आपने पहले कहा कि भाई फेयर वैल्यू गेन यानी ग्रुप रिजर्व को आप डेबिट करेंगे। मैं ग्रुप रिजर्व को इसलिए डेबिट कर रहा हूं क्योंकि दिस ओनली पर्टेन्स टू पेरेंट, उसकी किताबों की एडजस्टमेंट है ना, हाँ या नहीं? तो आपने कहा आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 2 मिलियन से। फिर मैंने कहा अब आपकी इस एडजस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे आ गई? कॉस्ट पे आ गई। आपने क्या कहा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 10 मिलियन से, ऐसा ही है। फिर मुझे याद आया भाई ये तो डेप्रिशिएट भी नहीं हुई। फिर मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ भाई डेबिट यानी ग्रुप रिजर्व डेबिट और पीपी, ये डेप्रिशिएट क्यों नहीं हुई अब तक? क्योंकि आईपी में थी। तो अच्छा मुझे एक बात बताते हैं आप, इसकी लाइफ कितनी है? 20 ईयर्स फॉर 3 मंथ्स। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आप करेंगे तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ये सही की थी, वेरी गुड। अच्छा ये मैंने ना आप लोगों को जब मैं कंसोलिडेशन खत्म कर रहा था ना तब भी सिखाई थी। तो ये अगर चस्सियों तुम लोगों ने देखी हो ना, ये करवाई थी आखिर में, तुम लोग आखिर में करवा रहे हैं। देखो भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी एडजस्टमेंट्स वो पूछ सकता है। अब इसको आप एज ए एडजस्टमेंट के तौर पे लो या अलग से पूरे कंसोल के सवाल में ले लो, टेस्टिंग थ्रेशोल्ड तो वही है ना, बस ये फ़र्क है। अच्छा भाई अब ये वाली जो एडजस्टमेंट है हमारी आखिरी, ये तुम लोग खुद करना क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है कि इसमें एसोसिएट है किस पे कैरी हुई है? कॉस्ट पे। उसको किस पे होना चाहिए? इक्विटी अकाउंटिंग पे। क्लैरिटी है? तो ये मैं आपको जो है इसका सोल्यूशन के साथ सवाल भेजता हूँ। क्या कहते हो, कंसोलिडेशन की नीड है और करने की? एक और बात ना, या 25 मिनट दिया मैंने? 4 घंटे पे तो एक्यूरेसी के लिए बनाई है ना। चलो हम आधा घंटा कर लेंगे ना फिर, सही है? चलो जी, गुड लक फॉर द नेक्स्ट कंसोलिडेशन सेशन। कल परसों रखते हैं, एक दिन लो रिवाइज करो। आप पहले सदमे से बाहर तो आओ, सही है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।
हैं